अच्छा व्यूअर्स, आई एम नेवर एन एडमायरर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मुझे जो है बड़ा अजीब सा इसमें लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में हम फ्रीडम ऑफ ह्यूमिलिएशन पे चले जाते हैं, या फ्रीडम ऑफ इंस्टिगेशन पे चले जाते हैं, या फ्रीडम ऑफ इंसल्ट पे चले जाते हैं, जो एक खतरनाक काम, एक खतरनाक चीज़ हो जाती है। तो हमें जो है उससे अवॉइड करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉब्लम है इन चीज़ों में, क्या फ़र्क है इन चीज़ों में जो हम नहीं कर पाते। और इसी की एक बहुत बड़ी मिसाल है सलमान रश्दी, जो उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और फिर बहुत बुरी तरह से फंसा। और फिर उसने अपनी ज़िंदगी कई साल जो है वो छुपते छुपाते और अजीब अजीब हालतों में, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हालतें भी उसके साथ हुई, क्या सारा कुछ हुआ, कैसे उसने गुजारा, और कैसे 1989 पे उसके ऊपर जो है वो फतवा लगाया गया कि इस बंदे को ये वाजिबुल कत्ल है। हालांकि मुसलमान था और उसने ऐसी हरकत की, ऐसी किताब लिखी उसने कि जिस पे फिर उसको माफ़ी नहीं मिली। और ईरान के खामेनेई साहब ने उन पे लगाया फतवा, और उसके बाद फिर क्या सूरत हाल क्रिएट हुई उसके बारे में बात करेंगे। और आज फाइनली जो है वो पता चल रहा है कि उसमें अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक लेक्चर देने के लिए जब वो आए, तो वहाँ पे वो एक किसी मतवाले ने उन पे हमला किया, और पहले तो दस्तों गिरबां हुए और उसके बाद उन्होंने कहा जा रहा है कि गर्दन पे छुरी मारी, और वो जो छुरी का ज़र्ब है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म की थी, जिसकी वजह से उनको इवैक्यूएट कराया गया। वो जो साहब थे जिसने मारा था वो उनको भी पकड़ लिया, और रुश्दी को भी फिर हेलीकॉप्टर से एवैक्यूएट कराया। और उसके बाद अभी नहीं बताया जा रहा कि कहाँ पे हैं और कहाँ पे, क्या वो बचा भी है कि नहीं है, क्या सूरत हाल है, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन होगी, बहुत हैवी सिचुएशन क्रिएट होगी। और ख़ास तौर पे जब ये चीज़ अमेरिका के अंदर हुई है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ज़्यादा इसका रुश्दी का वक्त जो है वो अमेरिका की बजाय इंग्लैंड में गुजरा है लेक्चर्स वगैरह के लिए, तो पूरी दुनिया में जाता था। मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि क्या सूरत हाल है इसकी। ये 1947 में ना इंडिया में पैदा हुआ, और हरियाणा कहते हैं, कुछ लोग कश्मीर कहते हैं, जहाँ पे इसके वालिद जो है वो अनीस अहमद रुश्दी जो है वहाँ पे उसका उनका घर था। और वो इब्तदाई तालीम जो है सारी वहाँ पे थी, और अच्छी बड़ी हवेली, मतलब रजे हुए लोग थे, अच्छी बड़ी हवेली थी इसकी। अभी भी एक इंडिया जाता था और हवेली में भी जाता था और सारा कुछ होता था, लेकिन उतनी इसको वहाँ पे घूमने फिरने की और चलने फिरने की आज़ादी नहीं थी। वो भी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या सूरत हाल थी। लेकिन वो आगाज़ जो है वो इसका जो जो अर्ली एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है, वो सारी इंग्लैंड में ही हुई, इंडिया में हुई। उसके बाद ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज, फिर वहाँ पे सारा कुछ हुआ। फिर इसने फिल्मी गाने भी लिखे हुए हैं, इसने जो है वो कॉपी राइटिंग पे भी काम किया हुआ है अपने इनिशियल काम में। इनिशियल जब वो अपने एजुकेशन से फारिग हुआ तो गाने शाने भी लिखे, कॉपी राइटिंग भी की उसमें। और 47 का 1947 का मैं आपको वाकया आगे इसको एक एक जॉइंट करके बताता हूँ क्या सूरत हाल हुई। फिर इसने जो है वहाँ बैठ के जो है किताबें लिखनी शुरू की, और पहली जो किताब लिखी इसने, नॉवल लिखा उसने, ग्रेमिस थी, 1975 में वो किताब पब्लिश हुई। लेकिन वो ठीक चली, लेकिन इतनी बड़ी, इतनी इतनी हैवी सक्सेस नहीं थी उसकी। लेकिन उसके बाद 1981 में इसने मिडनाइट चिल्ड्रन एक नॉवल लिखा, और वो नॉवल जो था वो ब्लॉकबस्टर था। वो एक उसने ऐसे तारीख रकम कर दी, और इतने बड़े बड़े उसने अवार्ड जीते। मैन बुकर एक अवार्ड बहुत बड़ा वहाँ पे प्राइज होता है उसमें, वो उसने जीता। और बड़ी हैवी किस्म की उसमें सूरत हाल क्रिएट होगी उसकी, एकदम जो लाइफ जो एकदम टर्न अराउंड हुई थी उस किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर गया वो नॉवल। और वो हाईएस्ट सेलर पे चला गया, और अभी तक वो दुनिया के हाईएस्ट सेलर बुक्स में कहा जाता है कि उसका नाम आता है उसमें। और वो जो 1947 का मैंने आपको बताया था कि जो पैदाइश थी, तो वो किताब भी इस तरह से है कि 1947 में 15 अगस्त की, ये करीब ही दिन है, 15 अगस्त की रात को जो बच्चे पैदा हुए वो एक कुछ सुपर नेचुरल बच्चे थे। और फिर उसके हवाले से उसने किताब इसमें नॉवल लिखा हुआ था। और उसमें सूरत हाल क्या थी, इसने हमेशा से ये काम किया कि फिक्शन और फैक्ट्स, और फिक्शन और फैक्ट्स का बड़ा हैवी कॉम्बिनेशन रखा है। और कहीं कहीं फैक्ट्स ओवरलैप कर जाते हैं, और कभी कभी फिक्शन ओवरलैप कर जाती है। इसी फिक्शन या फैक्ट्स के ओवरलैप में के चक्कर में वो आगे फंसा। मैं आपको उस तफसील बताता हूँ। ये दूसरी किताब थी जिसने इसको पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, दूसरा नॉवल था जिसने पूरी दुनिया में मशहूर मशहूर कर दिया। उसके बाद इसने जो है एक और नॉवल लिखा, वो उस नॉवल था 1983 में पब्लिश हुआ, और वो उसका नाम था शेम। अच्छा, अगेन फिक्शन एंड फैक्ट्स, फिक्शन एंड फैक्ट्स, फिक्शन एंड फैक्ट्स,
और अगर देखा जाए तो ये ज़ियाउल हक और भुट्टो के आपस के जो फड्डे और चीज़ें जो सारा कुछ थी, उस पे बेस करके इधर सब कॉन्टिनेंट पे ही बेस करके जो है उसने वो लिखा हुआ था। और अब बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तरह से इंडिया में यहाँ पे जो है वो इतना इसने रहा है और इतना काम किया है और इसी जगह पे इन्हीं चीज़ों पे इसने ज़्यादा लिखा है। और उसके बाद उसने ये भी ये इस कॉम्बिनेशन में लिखा कि ज़ियाउल हक और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके ऊपर, लेकिन कहीं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और कहीं ज़ियाउल हक का नाम नहीं लिखा और वैसे ही टक 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 करके कंस्ट्रक्शन की और सारा कुछ किया। पर्सनल कैरियर में इसके पर्सनल कैरियर की पर्सनल लाइफ में इसके ये था कि इसकी 3 बहनें और इसकी 4 शादियाँ हुई। एक शादी जो है वो सिर्फ़ ऐसा हुआ था कि जो इसकी बेगम कैंसर से फ़ौत हो गई थी, 2 बच्चे हैं इसके और बाकी 3 शादियाँ जो हैं वो डिवोर्स हुई। एक जो है इसकी बेगम जो है वो पद्मा लक्ष्मण बड़ी मशहूर मॉडल भी रही है, वो एंकर भी रही है, वो राइटर भी रही है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, बड़ी ऊँची लंबी चौड़ी खातून। लेकिन उसके साथ भी 3 एक साल जो है वो इंडिया में शादी चल सकी और उसके बाद वो शादी भी ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर ये तो उससे पहले का चैप्टर है जब इसने 1988 में जो द सैटेनिक वर्सेस जो है वो नॉवल लिखा और वो रिलीज़ हुआ। और वो शुरू में, अच्छा मैं आपको थोड़ा-सा सॉरी ये बताना भूल गया कि इससे पहले जो है वो शेम का जो इश्यू था जो जो ज़ियाउल हक और उसका था ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब के हवाले से था, लेकिन उन्होंने नाम नाम वगैरह उसने नहीं इस्तेमाल किए हुए थे। वो बहुत ज़्यादा ईरान में उसकी बहुत पज़ीराई हुई, बड़ा सारा कुछ, बड़ा ज़्यादा पढ़ा गया उसको, सारा कुछ किया गया। अब जब आते हैं सैटेनिक वर्सेस पे, तो सैटेनिक वर्सेस भी जो है वो ईरान में ज़रा थोड़ा-सा ठीक चला, लेकिन जब समझ आई कि ये जो फ़िक्शन और फैक्ट्स और फ़िक्शन और फैक्ट्स के अंदर कहानी क्या उसने बयान करने की कोशिश की है, तो उसमें फिर इश्यू आया और उसमें फिर प्रोटेस्ट शुरू हुए और उसमें फिर जो है वो इमाम ख़ुमैनी साहब ने जो है कहा कि नहीं जी इसको जो है इसको इस पे उसका इसको मारने का, इसको कत्ल करने का फतवा दिया गया। और उसके बाद बहुत से लोग निकले और उसके बाद इसका वो हेड मनी भी थी और सारा कुछ था, काफ़ी चीज़ें इस पे हुई। उस वक्त लोगों ने अटैक करने भी शुरू किए। इसने अपना नाम भी बदल दिया, नाम भी मैंने लिखा हुआ था कि जोसेफ फैंटम के नाम से फिर अब नाम भी चेंज कर दिया। 10-12 साल ये छुपता ही रहा किसी तरह से, किस तरह से मैं बच जाऊँ, क्योंकि मुसलमान सारे जिसके खून के प्यासे हुए हुए थे। एक दो दफ़ा इसको यहाँ पे इंडिया में जो बुक फेस्टिवल्स होते थे, लिटरेरी फेस्टिवल होते थे, वहाँ पे इनवाइट किया गया कि वहाँ पे आके स्पीच करें, लेकिन वहाँ के लोगों ने खुद ही कह दिया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो आप इसको ना बुलाएं, क्योंकि सूरत हाल ऐसी क्रिएट हो रही थी। मसला ऐसा आ रहा था कि उससे पहले 1989 में जो है वो बहुत रॉयट्स हुए थे और बहुत ज़्यादा इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जो है वो भाई लोग मर मुर गए थे, इतना इतने क्लैशेस और इतना सारा कुछ हुआ था इस इशू में। और कुछ 6-8 जगहों पे ये किताब जो है वो बैन हो चुकी हुई थी। और ये खुद कहता था कि मेरी किताब बहुत ज़्यादा बिकी है और इसलिए बिकी है कि किताब को लोगों ने खरीद खरीद के जलाया है। तो किताब बहुत बहुत ज़्यादा मेरी बिकी है और किताब बिकने से शायद इन्हें फ़ायदा भी हो गया है, पर व्हाटएवर, बट लोग जो खरीदते रहे हैं वो उसको इसको जलाने के लिए उस किताब को जो है वो ज़्यादातर खरीदते रहे हैं। और एक जापानीज़ था कोई, उसने इस किताब की जो है वो जापानी ज़बान में ट्रांसलेशन की थी, अगले ने उन्होंने भी भड़का था। तो इतनी हेट्रेसी, इतनी प्रॉब्लम, इतना इशू इसके साथ था उसमें। और अरसे से लोग इसको ढूंढ रहे थे कहीं से मिल जाए, कहीं हो जाए। जो रूप पोश होकर मुख्तलिफ देशों में फिरता रहता था, चीज़ें होती रहती थी, लेकिन वो फिर नहीं कामयाब हो पाया। और अभी तक ये वैसे आज तक ये 14 किताबें लिख चुका है। ये चौथी किताब थी जिस पे ये प्रॉब्लम हुई, सारा कुछ हुआ सैटेनिक वर्सेस वाला। और उसके बाद भी छुप छुपा के करते कराते इसने, क्योंकि 1989 बड़ा टाइम गुजर गया, 20 साल, कितने कितने साल, कितने 40 साल के करीब गुजर गया। तो वो 35 साल के करीब उसमें तो कब बड़ा हैवी, बड़ा टाइम गुजर गया। तो अब आके फिर जाके उसको कल जो है पता नहीं, वो बताया नहीं जा रहा, पता नहीं वो उसको ही इज डेड और ही इज स्टिल अलाइव, बट ही वाज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो ये सूरत हाल उसकी चल रही थी। तो मैं आपको जो स्टार्ट बात हुई थी, जो एंड बात हुई थी, वो यही था कि ऐसे करेक्टर्स का जो है जिस तरह से भी बचा लें, जो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इनका आखिर जो है वो एंड इसी तरह से, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन ये सारा कुछ होना ही था। जो ये कहानी लग रहा है कि इख्तिताम पजीर हो गई है सलमान रश्दी की। और मैं जाते-जाते जो है वो सिर्फ़ यही कहूँगा कि अगेन वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स विद
very, very heavy responsibility. It doesn't come with any layer or player or whatever you feel like writing and wrap it in the words of फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारी ज़रूरियात, बहुत सारे चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती हैं, अदरवाइज इतना आसान नहीं है कि इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के बैनर के अंडर आप कुछ भी लिख दें, नहीं तो फिर ऐसा इंजाम होगा जैसा इसका हुआ है आज, नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐते होना ही सी। और ये भी जो है वो जहन्नुम वासिल हो गया होगा या हो रहा होगा, जैसे भी सूरत हाल है। तो ये एक डिस्कशन थी जो मैंने कहा कि जो रेगुलर पॉलिटिक्स जो हो रही होती है उससे ज़्यादा अहम है कि आपको इंटरनेशनली और कम से कम अपने मज़हब के जो दुश्मन हैं उनको प्रॉपरली उनको पता हो, उनकी हिस्ट्री भी पता हो, क्योंकि वो भी कहता था कि मेरी किताब लोगों ने पढ़ी नहीं है जलाई ज़्यादा, तो उसको पढ़ना ना पढ़ना एक अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि जा किताब पढ़ना शुरू कर दे वो वाली, नौज़ुबिल्लाह इतनी अजीब अजीब किस्म की बातें हैं उसके अंदर कि बेहतर है कि ना ही उस किताब को पढ़ा जाए। लेकिन फिर भी कम से कम उस बंदे की हिस्ट्री पता हो, चीज़ें पता हो कि वो कहाँ कहाँ कैसे क्या चल के कहाँ से पहुँचा, क्या हुआ, क्या सारी चीज़ें, वो तो कम से कम आपको अंदाज़ा हो। थोड़े को बहुता जानिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।